हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक चल रहा था मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और पिछली क्लास में मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि किस प्रकार हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर अलग अलग भाग है। श्वसन मार्ग को हमने पढ़ा था कि गैस से जिस रास्ते से अंदर आती है, जिस रास्ते से वापस जाती है, उस रास्ते को हमने क्या बोला था? श्वसन मार्ग बोला था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ कि मानव शरीर के अंदर जो श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो देखिए, ये आपके मानव शरीर में आपको दिखाई दे रहा है श्वसन तंत्र, दो फेफड़ों से बना हुआ श्वास नली वाला भाग, वो क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया ये नाक वाला पार्ट, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी है जो नीचे वाला मुंह वाला भाग है, यहां से लेकर यहां तक ये जो पार्ट है वो किसका है? मुख गुहा का है। और उसके बाद ये नोस्ट्रिल यानी जो नासा छिद्र होते हैं, ये वाला भाग है आपके। और अंदर वाला जो भाग है नोजल कैविटी यानी नासा गुहा। नाक के अंदर का जो खाली स्पेस होता है उसको नासा गुहा बोला जाता है। ये दोनों छिद्र आपके नासा छिद्र कहलाते हैं, जहां से गैसें हैं वो प्रवेश करती है आपके नाक के अंदर। और उसके बाद ये जो भाग मैंने आपको बताया था ग्रसनी, या इसको फेरिंग्स बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रसनी ऐसा भाग है जहां से भोजन और श्वास दोनों गुजरते हैं। तो देखिए, ये वाला भाग है, यहां से भोजन और श्वास दोनों गुजरेंगे। इधर से क्या आएगा? भोजन आएगा, और इधर से क्या आएगा? श्वास आएगा। तो इस वाले भाग के अंदर दोनों है वो साथ में रहेंगे। और फिर आगे जाएंगे तो ये जो श्वास जाने वाला रास्ता है इसको इसके क्या बोलेंगे हम? श्वास नली बोलेंगे। और श्वास नली का जो ऊपरी भाग है मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है? कंठ या लेरिंग्स, देखा था हमने। और कंठ के बाद नीचे ये क्या है? श्वास नली है, इसको ट्रेकिया बोला जाता है। फिर हमने देखा था कि जो श्वास नली होती है वो मेन तने के तरह चलती है और फिर वो फेफड़ों में जाकर शाखाओं में बढ़ जाती है। तो देखिए, दोनों फेफड़े आगे, इन दोनों फेफड़ों के अंदर श्वास नली है वो आगे जाकर इस प्रकार बढ़ जाती है, और उनको क्या बोला जाता है? श्वसनिकाएं बोला जाता है। अभी आपको वो ऊपर से लंग्स दिखाया गया, इसलिए आपको अंदर श्वसनिका नहीं दिखाई देती है। और श्वसनिका के अंत में क्या होती है? कुप्पिका, एल्विलाई, जो क्या होती है? फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना ये आपके है दायां फेफड़ा, और ये है आपके बायां फेफड़ा। दिखाई दे रहा है जो बायां फेफड़ा है वो थोड़ा सा दाएं फेफड़े से छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बायां फेफड़ा है वो अपनी साइड हृदय को यहाँ पर जगह देता है, इसलिए जो बायां फेफड़ा है वो दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। जो फेफड़ा होता है उसके नीचे जो चपटी संरचना पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? डायाफ्राम। हम जब गैसों को अंदर लेंगे, गैसों को बाहर निकालेंगे, उस टाइम ये डायाफ्राम बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ये क्या करता है? जैसे ही हमें अंतः श्वसन करना हो, फेफड़ों के आयतन को बढ़ाना हो, तो ये डायाफ्राम नीचे खिसक जाता है, जिससे फेफड़े भी थोड़े से नीचे खिसक जाएंगे, यानी उनका आयतन बढ़ जाएगा। जब हमें गैसों को बाहर निकालना है, यानी फेफड़ों का आयतन कम करना है, दबाना है, तो ये डायफ्राम क्या करेगा? ऊपर खिसक जाएगा, जिससे फेफड़े का आयतन भी कम हो जाएगा और गैसें हैं वो बाहर निकल जाएगी। उसके साइड में आपको पता है कि फेफड़ों के बाहर क्या होता है? पसली पंजर होता है। मैंने आपको बताया था जो यहाँ का हमारा पिंजरा होता है हड्डियों का, वो किस किस से मिलकर बना होता है? पीछे होती है रीढ़ की हड्डी, कशेरुकदंड, आगे होती है एक चपटी अस्थि छाती के मध्य में, उसको बोलते हैं उरोस्थि, और साइड में होती है पसलियां, और नीचे होता है ये गुंबदाकार डायफ्राम। तो इनसे मिलकर पूरा एक पिंजरे के जैसी संरचना बन जाती है, उसको क्या बोलेंगे? पसली पंजर। और उसके अंदर दोनों फेफड़े व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर, ये क्या है? पसलियां हैं, और इन पसलियों के अंदर व्यवस्थित रहता है क्या? फेफड़ा। ये देखिए, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है मानव शरीर के अंदर, यानी टोटल नंबर कितने होते हैं? 24। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये राइट मेन ब्रोंक्यूल्स है, ये राइट लंग है यानी दायां फेफड़ा, और ये बायां फेफड़ा। तो ये मनुष्य का पूरा श्वसन तंत्र है। ये किस प्रकार कार्य करता है? कुछ पॉइंट हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे कि नाक के अंदर स्नीडेरियन झिल्ली होती है जो
गैसों को छानने का काम करती है। फिर हमने देखा था एपिग्लोटिस जो कंठ का ढक्कन होता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो आज हम ये डायग्राम देखिए, फिर हम देखते हैं फेफड़ा, उनकी संरचना, उसमें पाई जाने वाली कुप्पिकाएं वो किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी अंतःश्वसन और निश्वसन है वो किस प्रकार होता है। तो इसको नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आपको पूरा श्वसन तंत्र है वो समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर जो कुप्पिकाएं होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। ये हमारा है फेफड़ा, और फेफड़े के अंदर जो श्वास नली आई उनके अंत में क्या बनी, कुप्पिका बनी कि नहीं बनी। ठीक है, तो ये कुप्पिका किस प्रकार कार्य करेगी। तो देखिए ये हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े के अंदर कुप्पिका होती है। हमने बोला था कि जो कुप्पिका होती है वो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है। अब क्रियात्मक इकाई कैसे होगी, मतलब ये सारे काम करती है। अब ये कैसे काम करेगी कि शरीर से आती है रक्त वाहिनी, रक्त लेकर फेफड़ों के अंदर। तो फेफड़ों के अंदर से जो रक्त वाहिनी आएगी वो कुप्पिका में से गुजरेगी। शरीर के ऊतकों में से रक्त वाहिनी आई है, सबसे पहले ये हृदय के पास गई थी। अगर आपने परिसंचरण तंत्र का ज्ञान हो तो पता होगा कि जो हृदय होता है वो हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है, यानी शरीर के अंगों से रक्त को खींचता है, फेफड़ों के अंदर भेजता है। फेफड़े इस रक्त को शुद्ध करेंगे और वापस ये रक्त है वो पहले हृदय के अंदर जाएगा और हृदय से शरीर के अंगों के अंदर जाएगा। किस प्रकार जाता है देखिए।
देखिए सबसे पहले हमारे शरीर के अंगों में जो रक्त बना उसके अंदर ज्यादा मात्रा में गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक शरीर के अंगों से रक्त वाहिनी निकली और उस रक्त को कहां पर लेकर गई? हृदय के दाएं आलिंद के अंदर। दाएं आलिंद से रक्त कहां पर गया? दाएं नीले के अंदर। और दाएं नीले के अंदर से रक्त निकल कर कहां गया? शरीर के अंगों में, फेफड़े के अंदर गया। और फेफड़े में ये जो रक्त जा रहा है इसके अंदर ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हीमोग्लोबिन है जो किसको लेकर जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अब ये जो कुप्पिका है ये क्या काम करेगी? कुप्पिका है इस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेगी और इसके अंदर कौन सी गैस डाल देगी? ऑक्सीजन गैस डाल देगी। अब जो हीमोग्लोबिन है वो क्या लेकर जाएगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। हीमोग्लोबिन है वो किसको लेकर जा रहा है? ऑक्सीजन को। तो गैसों के रूप में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ हो गया? फेफड़ों में हो गया। अब ये शुद्ध रक्त वापस जाएगा हृदय के किस भाग के अंदर? बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से जाएगा ये बाएं नीले में और बाएं नीले से चला जाएगा शरीर के अंगों के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये पॉइंट। तो देखिए शरीर के अंदर अंगों के अंदर जो रक्त बना था उसमें रक्त के अंदर क्या ज्यादा उत्पन्न थी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रक्त में से ऑक्सीजन को अंगों ने खींच लिया और उसमें क्या डाल दी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रक्त है वो सबसे पहले आएगा हृदय के अंदर। हृदय के दाएं आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद से जाएगा दाएं नीले में और दाएं नीले से निकल कर ये रक्त वाहिनी रक्त को कहाँ ले जाएगी? फेफड़ों के अंदर। इसमें कौन सी गैस ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसके साथ बैठी हुई है? हीमोग्लोबिन के साथ। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन इस रक्त को कुप्पिका के अंदर लेकर आएगा, कुप्पिका के पास ज्यादा मात्रा में क्या पड़ी हुई है? ऑक्सीजन, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन गैस आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर निकल रही है। तो अंदर कौन सी गैस आ रही है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस आएगी कुप्पिका के पास। कुप्पिका ने इस ऑक्सीजन को किस में डाल दिया? रक्त के अंदर डाल दिया और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसको निकाल कर शरीर से बाहर भेज दिया। अब ये रक्त हो गया शुद्ध, यानी हीमोग्लोबिन लाया तो कार्बन डाइऑक्साइड को था, कार्बन डाइऑक्साइड को तो इसने कुप्पिका में छोड़ दिया और ऑक्सीजन को इसको पकड़ कर ये कहाँ लेकर जा रहा है? हृदय के अंदर। हृदय के पहले ये गया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में और बाएं नीले से ये रक्त लेकर कहाँ गया? शरीर के अंगों के अंदर। तो फेफड़े के अंदर गैस या आदान प्रदान करने का काम किसने किया? कुप्पिका ने किया कि नहीं किया? इसलिए कुप्पिका को बोला जाता है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। ये सब क्या है? कुप्पिका। और इन्हें बोला जाता है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। क्योंकि कुप्पिका के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। शरीर के अंगों से सीधे रक्त फेफड़ों तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि इतना प्रेशर नहीं रह पाता है।
तो शरीर के अंगों से रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हृदय करता है। हृदय प्रेशर से रक्त को शरीर के अंगों से खींचता है, उसको कुपिका तक भेजता है और वापस कुपिका में से रक्त को खींचता है और किसके अंदर भेजता है? शरीर के अंगों के अंदर। ठीक है, तो ये आपके श्वसन तंत्र का प्रोसेस है, गैसीय आदान प्रदान का प्रोसेस। तो ध्यान रखना, दो गैसों का आदान प्रदान होता है मुख्य रूप से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, जो ये गैसों को लाने ले जाने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण इस श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए हीमोग्लोबिन को बोला जाता है श्वसनी वर्णक। तो हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाएगा? श्वसनी वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ पर जुड़ती है और कहाँ पर निकलती है? तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ कुपिका की सतह पर जुड़ती है और कहाँ पर अलग होती है? शरीर के ऊतकों में अलग होती है। अलग क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन को अब किसको ले जाना है? कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रकार की गाड़ी है और दो सवारियां हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाली सवारी को कुपिका से बिठाएगा और उसको ले जाकर कहाँ छोड़ेगा? शरीर के अंगों में। और फिर वापस शरीर के अंगों से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड वाली सवारी को बिठाएगा और लाकर कहाँ पर छोड़ेगा? कुपिका के अंदर। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन गैस है वो कुपिका की सतह पर जुड़ती है और शरीर के अंगों में या ऊतकों में जाकर अलग हो जाती है। वही प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो हीमोग्लोबिन से ऊतकों की सतह पर जुड़ती है और कुपिका में जाकर अलग हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम नोट करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए जो डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो इस डायग्राम में देखा वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो कुपिका के द्वारा ऑक्सीजन गैस को रक्त में डाला जाता है और जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको निकाल कर कुपिका क्या करती है, फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित करती है। जो हमने क्या पढ़ा था कि ये श्वसन प्रक्रिया होती है आपके अंदर। अब देखिए जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से कहाँ पर जुड़ेगी, तो ऑक्सीजन गैस है वो हीमोग्लोबिन से कुपिका की सतह पर जुड़ती है और कहाँ पर अलग हो जाती है, उत्तकों की सतह पर अलग हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस इसमें उल्टा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उत्तकों की सतह पर हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और कुपिका में जाकर अलग हो जाती है। तो नोट कीजिए इसको, फिर कुछ पॉइंट और देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जुड़ती है तो उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए तो ये दोनों टर्म्स आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन गैस का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है घुमा के कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर बनता है और कार्बमीनो हीमोग्लोबिन कहाँ पर बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर बनता है, मतलब ऑक्सीजन गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ पर जुड़ेगी, तो आपको पता है उत्तकों में तो ये हट जाती है, जबकि कहाँ पर जुड़ती है, कुपिका में जुड़ती है। ये प्रोसेस है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है, कुपिका में। एल्विलाई होती है लंग्स की, उनके अंदर कंप्लीट होता है। और फिर आपको पूछ लिया जाए कि कार्बमीनो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर बनता है, तो आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो शरीर के उत्तकों में ज़्यादा होती है और शरीर के उत्तकों में ही वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। तो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर बनता है, उत्तकों में। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स ध्यान रखना। तो ये आपके श्वसन प्रक्रिया के अंदर जो गैसीय आदान प्रदान होता है कुपिका के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने देखा। बाकी जो आपके टॉपिक बचता है देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की थी हमारी क्लास। थैंक यू सो मच।